नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ की तैयारी के क्रम में आज हम फिर से आपके सामने 10 प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उन क्वेश्चन से 12 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं अगर ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए, या फिर अगर आपको पहले से ये क्वेश्चन आते हैं तो आपके 12 नंबर तो पक्के हो गए। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इससे पहले हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए। हम लोगों की ये रहता है कि कम से कम आपके 25 में 25 नंबर आ जाएं मैथ में। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान दबा लीजिए और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दे रखा है x माइनस वाई बराबर 3 और 1/2x प्लस 1/2y इक्वल टू 6। यहाँ पर इस तरह के समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था। किसी एक को या तो x को या फिर y को दोनों समीकरण में बराबर कर लो, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में बराबर कर लो। ऊपर x है और नीचे 1/2x है। यानी अगर हम इसको समीकरण 1 मान ले और इसको समीकरण 2 मान ले तो हम ये कह सकते हैं कि जो समीकरण 1 में x अकेला है और समीकरण 2 में x आधा लगा हुआ है। अगर समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर दें, क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें, तो अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और आपका x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा। यानी समीकरण 1 में x है और समीकरण 2 में भी आपका x हो जाएगा, तो ये दोनों x बराबर हो जाएंगे दोनों समीकरण में। उसके बाद हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले वही शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक। तो पहली समीकरण सेम टू सेम ऐसे ही उतार लो और जब दूसरी समीकरण में 2 से गुणा करोगे तो बचेगा x प्लस और 1/2 में फिर से 2 से गुणा करेंगे, फिर से बचेगा केवल y इक्वल टू 6 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 12। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, नीचे वालों के चिन्ह बदल दीजिए, ये चिन्ह इसके देखिए बदल गए। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर x से x कट गया, माइनस वाई हो गया माइनस का 2y। अब यहाँ पर 3 में 12 घटेगा, माइनस का लगा हुआ है, चिन्ह माइनस का लग जाएगा क्योंकि 12 बड़ा है और घटेगा तो 9 आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना हो गया, 9/2 हो गया। क्लियर हो गई बात। अब यही सेम टू सेम y की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। ये आपकी समीकरण 1 थी और ये आपकी समीकरण 2 थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण, यहाँ पर हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो समीकरण 1 थी आपकी x माइनस वाई बराबर 3, तो y का मान 9/2 रखने पर, तो यहाँ पर y की जगह 9/2 रख दिया। ये माइनस है, बराबर के उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 9/2। 2 3 6 प्लस 9/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2। तो यहाँ पर आपके सामने x की वैल्यू आ गई 15/2 और y की वैल्यू आ गई 9/2। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो चुका है और यही आपका आंसर आएगा। यही यहाँ पर निकालना था, इसको सॉल्व करना था, तो x और y की वैल्यू यहाँ से निकल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है 14x² प्लस 19x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड निकालें और गुणनखंड को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 14 है, 14 3 हो गया 42। अब 19 को हमें 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर 42 आए, जोड़ने या घटाने पर 19 आ जाए। तो वो संख्या है 21 और 2। 21x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस 19x की जगह हमने 21x माइनस 2x कर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन मिल जाए उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर
7x कॉमन मिल जाएगा, तो 7 दूना 14 और x प्लस 7 तियाँ 21 और x कॉमन ले ही चुके हैं। यही 2x + 3 दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पर है माइनस का 2x, यहाँ पर है प्लस 2x, यानी इससे हमने प्लस का 2x ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा केवल माइनस का 1। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 7x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x + 3। अब इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दो और दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दो। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें निकालनी है, -1 है, इधर जाएगा +1 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 1/7। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा, ये प्लस का है, दूसरी साइड होगा माइनस में चला जाएगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। एक x की वैल्यू आई 1/7 और दूसरे x की वैल्यू आई -3/2। तो इस तरह ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्त का केंद्र O है, इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज ABC बना है, कोण BOC का मान ज्ञात करो। तो इसको हम बनाते हैं। मान लो चलो ये आपका एक वृत्त हो गया। अब यहाँ पर एक वृत्त का केंद्र है O, इसको नाम दे देते हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना है, तो समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि उसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो आपस में सारी समान है, यानी बराबर है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। और यहाँ पर त्रिभुज बना देते हैं ABC, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि इसमें कोण BOC का मान ज्ञात करो, यानी ये BO और ये रहा C, यानी ये कोण पूछा जा रहा है कि ये कोण कितना होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम निकालने का प्रयास करते हैं। मैनुअली इसको बताते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि एक जो आपका आधार है, आधार BC, ये रहा आधार BC, ठीक। इसी पर जब कोण बनता है केंद्र पर और इसी पर जब कोण बनता है परिधि पर, तो जो केंद्र पर बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का जस्ट डबल होता है। हम कह सकते हैं अगर ये x होगा तो ये वाला जो कोण होगा वो होगा 2x। अब लेकिन दिक्कत ये है कि ना तो हमें ये मालूम है ना तो ये मालूम है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताई जा रही है कि ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है यानी सारी भुजाएं बराबर हैं। जब सारी भुजाएं बराबर हैं तो इनके अंदर के सारे कोण बराबर होंगे, यानी A और ये वाला B और ये वाला आपका C, ये तीनों कोण बराबर। जब तीनों कोण बराबर होंगे तो सीधी सी बात है कि सारे कोण 60-60 डिग्री के होंगे, 60-60-60। तो जब ये 60 है और ये आपका दोगुना हो जाता है तो ये हो गया आपका 120। तो ये आपका कितना BOC कितना निकल के आ गया, 120 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम करके आपको दिखा देते हैं। देखो मान के चलो कि आपका केंद्र O है, ठीक है। तो एंगल BOC इज इक्वल टू 2 एंगल ABAC, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC एंगल A बराबर एंगल B एंगल C, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अतः एंगल A बराबर 60 डिग्री, ठीक। अब एंगल BOC बराबर 2 एंगल BAC और BAC आपका कितना निकल के आ गया, ये आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल BOC कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका 120 डिग्री निकल के आ जाएगा। इस तरह आपको लिखना है और थोड़ा इसमें और लैंग्वेज लिख देंगे तो और ज़्यादा अच्छा ये दिखेगा। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4, मध्यिका ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपके सामने मध्यिका निकालनी है। तो मध्यिका कैसे निकलेगी, यहाँ पर देखो साफ साफ कि यहाँ पर क्या करना होगा, पद और बारंबारता दे रखी है तो हमें भी पद और बारंबारता और संचयी बारंबारता ये कॉलम खींच लेने हैं, ठीक। बहुत ही आराम से करना है। कई बार बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से आते होंगे। 18, 22,
26, 30, 34 और 38। यह 18 का कितना आ रहा, 3, 22 का 5, 26 का 11, 30 का 3, 34 का 9 और 38 का 2। संचयी बारंबारता में 3 का 3 लिख दीजिए। 3, 5, 8, 8, 11, 19, 19, 3, 22, 22, 9, 31, 31, 2, 33। ये 33 आ गया। ये n की संख्या कितनी हो गई, 33 हो गई। जो लास्ट में आता है यही n की संख्या होती है, या फिर आप इनको सबको जोड़ लेंगे तब भी आपका n की संख्या मिल जाएगी और वो आएगी 33 यहाँ पर। अब ये 33 क्या है, ये एक विषम संख्या है। अब आपको मालूम है कि जब n की संख्या विषम आती है तो हम विषम वाला सूत्र लगाते हैं, क्योंकि अगर सम आएगी तो सम वाला सूत्र, दोनों का अलग अलग सूत्र होता है तो हम दोनों को लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पर सूत्र लगाते हैं, लिखते हैं यहाँ पर मध्यिका बराबर n+1/2 वां पद। ये आपका मध्यिका का फॉर्मूला है यदि n की संख्या विषम है। तो n आपका कितना है, 33 है, तो 33/1/2, 33 + 1/2, तो ये हो जाएगा 34/2 यानी 17वां पद। ठीक, तो 17वां पद, तो मध्यिका जो होगी वो आपकी होगी 17वां पद। अब 17वां पद कहाँ है, इस वाली लाइन में देखेंगे कि 17वां आखिर 17 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, आपको ये वाले कॉलम में देखना है। तो 17 से जस्ट बड़ी संख्या है 19, तो 19 के जस्ट सामने वाला पद आपको देखना है। तो पद है आपका 26, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मध्यिका जो हो जाएगी वो हो जाएगी 26, क्योंकि मध्यिका यहाँ पर कितनी निकल के आ रही है, 17वां पद निकल के आ रही है। तो 17वां पद आपका क्या है, वो है 26। क्लियर हो गई बात। इस तरह आप बड़ी ही आसानी से मध्यिका वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, x + y = 4, 5x + 12y = 13। इसका क्या आंसर आएगा नीचे कमेंट में बता दीजिए, और वीडियो के क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं आखिर कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 11 और उसके बाद आती है 13। लेकिन 13 दो पासों को फेंकने में कोई रोल नहीं करता है, क्योंकि मैक्सिमम अगर दोनों पासों में नंबर आएगा तो 6 और 6 आएगा 12। ठीक है, तो 13 अगर अभाज्य संख्या है तो उसका कोई रोल नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि हम मैक्सिमम योग कितना ला सकते हैं, केवल 12 ला सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 11 तक लिया हुआ है। अब हमें वह संख्या देखनी है जिनका योग 2 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 11 आए। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको मालूम है 6 रो होते हैं, तो एक पहली रो में 1 वाले चलते, दूसरी रो में 2 वाले। तो पहली रो में कौन कौन से आ सकते हैं, जिनका योग 2 हो, तो 1 और 1। और क्या हो सकता है, 3 लाना है हमें तो 1 और 2, 5 लाना है हमें तो 1 और 4, और 7 लाना है तो 1 और 6। पहली रो में आपको ये 4 मिल गए। अब दूसरी रो में क्या क्या मिल सकता है वो देखिए। दूसरी रो में मिल सकता है 2 1, ठीक, 2 3, और क्या मिल सकता है 2 5, ठीक। तीसरी रो में क्या मिल सकता है, आपको मिल जाएगा 3 और 2, ठीक, और क्या मिल जाएगा 3 और 4, ठीक। और उसके बाद चौथी रो में क्या मिल सकता है आपका 4 और 1, 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 और 3, ये आपका 4 3 7 हो जाएगा। और क्या मिल सकता है, और कुछ नहीं मिलेगा। 4 6 मिलेगा तो वो 10 ही आएगा, हमें लाना है 11। आगे देख तो 5 वाली लाइन में क्या मिल जाएगा, 5 और 2, 5 2 हो जाएंगे आपके 7। और क्या मिल जाएगा 5 और 6, ये मिल सकता है। क्लियर। अब 6 वाली लाइन में क्या मिल जाएगा, 6 और 1, 6 और 1 आपका 7 हो जाएगा, और 6 और 5, 6 और 5 11 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जब दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का ये आपके सामने समुच्चय दे रखे हैं। अगर कुल समुच्चय गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
कुल मिलाकर 15 समुच्चय यहाँ पर बन रहे हैं अगर दो पासों को एक साथ फेंका जाए और अंकों का योग अभाज्य संख्या आए। तो ये आपका आंसर हो चुका है, यही फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र का 100 गुना है, उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करो। तो मान के चलते हैं कि जो पहला वृत्त है, पहला वृत्त की त्रिज्या हम क्या मान लें, ये मान लेते हैं R1, ठीक, क्या मान लेते हैं R1, ठीक। और यहाँ पर दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेते हैं R2, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहे हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, ये 1 वाला है, और पाई आर स्क्वायर ये 2 वाला है। ये क्या कह रहे हैं, ये 100 गुना है, ठीक। यहाँ पर कह रहे हैं कि इनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करो। तो परिधियों का अनुपात यहाँ से तो ज्ञात होगा नहीं, हमें यहाँ से आर यानी त्रिज्या का अनुपात मिल सकता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही परिधि का अनुपात होता है। तो यहाँ पर हम परिधि का अनुपात ज्ञात कर लें। तो पाई R1 स्क्वायर और ये पाई R2 स्क्वायर इसी के इस तरफ ले, मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई है तो इधर आ जाएगा, डिवाइड में कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें R1 और R2 का अनुपात मिल जाएगा। पाई से पाई काट दीजिए और ये आपका 100 आ गया। क्लियर। अब यहाँ से इन दोनों से अगर हम ये जो वर्ग है इसको कॉमन लेके दूसरी साइड भेज दें तो यहाँ पर ये आपका क्या बन जाएगा, R1/R2, ये अंडर रूट में आ जाएगा 100। तो ये आपका हो गया 10। तो R1 और R2 इनका जो अनुपात निकल के आया वो एक तरीके से कह सकते हैं 10:1 है, ठीक है। 10:1 है, तो यही इसकी परिधि का भी अनुपात हो जाएगा 10:1। क्लियर हो गई बात। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अगली लाइन में आपको ये लिख देना है, जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही परिधि का अनुपात होता है, अतः इनकी परिधियों का अनुपात बराबर 10:1। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले शंकु और बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। तो त्रिज्या समान है, ऊंचाई भी समान है, तो अब शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे शंकु आयतन बटे बेलन आयतन, यही यहाँ पर पूछा जा रहा क्वेश्चन में। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/3। तो इसका जो अनुपात होगा शंकु और बेलन का अनुपात 1:3 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन था, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये भी आपके समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर है, 5 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। तो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, वो भी 5 अंक की सबसे बड़ी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। वो होती है, अगर हम 9 को 5 बार लिख दें तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब यहाँ पर हमें ये निकालना है कि पूर्ण वर्ग संख्या निकाली, तो हम क्या करें, इसी का हम लोग वर्गमूल निकालें। अब वर्गमूल इसका कैसे निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल हम लोग भाग विधि से ही निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो दाईं तरफ से जोड़े बना लीजिए, ये जोड़े बन गए। जो आखिरी में संख्या बच जाए अगर एक, तो उसको भी जोड़ा मान लेते हैं। तो जो पहला जोड़ा है यानी 9 है, तो हमें वर्ग का पहाड़ा पढ़ना है। यानी वर्ग में कैसे कह सकते हैं कि 2 दूना 4, 3 तियाँ 9, 4 चौको 16। तो यहाँ पर हमें ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 9 से ज़्यादा ना हो। तो 3 तियाँ 9, 4 चौको 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार ले जाते हैं। तो 3 तियाँ 9 पूरी तरह से कट चुका है। अगला जोड़ा यहाँ पर हम 99 उतार लेते हैं। अब ये जो संख्या यहाँ लिखी इसी को उठाकर हम यहाँ पर लिख देंगे 3 तियाँ 9, 3 जोड़ेंगे इनको, 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या लिखनी है और वही संख्या यहाँ लिखेंगे और इसका यहाँ पर इन पूरे में गुणा करेंगे। अब वो संख्या कौन सी होगी उसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है। क्या करो, यहाँ पर एक संख्या छोड़ दो, यहाँ पर 9 छोड़ देते, बचेगा ये वाला 9।
तो इस 6 का पहाड़ा पढ़ो 9 से ज़्यादा ना हो। 6 एक कम 6, 6 दूना 12, ज़्यादा हो गया तो एक बार ले जाओ, यही एक उठाकर यहाँ रख दो। अब इस एक का इस पूरे में मल्टीप्लाई करो, एक का 61 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 एक कब 61 आ जाएगा। 9 में 1 गया 8, 9 में 6 गया 3। अब यहाँ पर अगला जोड़ा उतार लीजिए 99। क्लियर, एक ये यहाँ पर था, इसी को यहाँ लिखकर जोड़ देते हैं, 62 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लिखनी है, जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे और इस संख्या का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से हम वो संख्या कौन सी होगी उसका पता लगाने के लिए हम यहाँ पर जो संख्या लिखी है इसका पहाड़ा पढ़ेंगे और इधर से एक संख्या छोड़ देंगे। लेकिन 62 का तो पहाड़ा आपको आता नहीं है, तो ऐसा करते हैं 2 को और छोड़ देते हैं और यहाँ से एक और संख्या छोड़ देते हैं। यानी यहाँ से 99 छोड़ दिया, यहाँ से 2 छोड़ दिया, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 38। 6 का पहाड़ा पढ़ो 38 में, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, ज़्यादा हो जाएगा तो 6 छंग 36 बाहर ले जाओ, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं, यही यहाँ पर लिख देते हैं। अब इस 6 का इस 626 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 626 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 3756। इसको घटा दीजिए, 9 में 6 घट गया आपका, बचेगा 3, 9 में 5 घटा बचा 4, 8 में 7 घटा बचा 1 और 3 में 3 गया 0। यानी कुल मिलाकर आपके पास शेष क्या बच गया 143। अब इसी 143 को 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में घटा दीजिए और आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक, 9 9 9 9, इसमें घटाएंगे 143, तो 9 में 3 घटेगा तो आएगा 6, 9 में 4 घटेगा तो आएगा 5, 9 में 1 घटेगा तो आएगा 8 और ये सेम टू सेम उतार लो। 99,856 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरह ये आपका आंसर आ चुका है। इसी तरह आपको क्वेश्चन करना है, 2 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो एकदम गलत नहीं करना, बिल्कुल सही करना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर का आयतन 1 घन मीटर के बराबर हो। तो यहाँ पर देखो टंकी में पानी कितना है, टंकी में कुल पानी है 1331 लीटर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1331 लीटर। क्लियर, यहाँ पर ये कह रहे हैं टंकी की माप ज्ञात करो। अब चूंकि घनाकार टंकी, तो माप का मतलब ही सीधा है कि इसकी भुजा पूछ रहा है, घनाकार है, सारी भुजाएं बराबर हैं, तो कोई एक भुजा निकाल लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बता रहे हैं 1000 लीटर का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है, तो टंकी का आयतन निकाल लीजिए। टंकी का आयतन कैसे निकलेगा, यहाँ पर बता रहे हैं 1000 लीटर 1 घन मीटर के बराबर है, तो 1331 लीटर का घन मीटर कितना होगा, 1.331 घन मीटर। क्लियर हो गई, तो ये आपका क्या आ गया घन मीटर, 1.331 घन मीटर। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं टंकी का आयतन आपका ये दे रखा है और इसकी भुजा निकालें, तो टंकी का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो ये हो जाएगा 1.331 घन मीटर के बराबर। ये आपका आयतन का फॉर्मूला रख दिया और ये इसके बराबर कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर यहाँ से ये हटा दीजिए क्यूब, यानी घन हटा दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए घनमूल। जब ये यहाँ से हटेगा तो दूसरी साइड यहाँ पर ये घनमूल लग जाएगा। 1.331 ये किसका घन है, ये है 1.1 का, और 1.1 आपकी भुजा निकल के आ चुकी है। ठीक है, आयतन था तो वो घन मीटर में था, भुजा होगी वो मीटर में होगी। इस तरह ये आंसर यहाँ पर आ चुका है, 1.1 मीटर इसका आंसर आ गया। क्लियर है, 1 नंबर या 2 नंबर दोनों में ये पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 18। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ऊपर से ही दिख रहा है कि इन तीनों में 3 कॉमन मिल सकता है, क्योंकि ये जो आपका है इसमें 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 छंग 18 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लिया बाहर और ये आपका हो जाएगा 3 पचे 15, 5x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 3 छंग 18, 6 बचेगा यहाँ पर। ठीक,
अब ये हो गया आपका 5 छक्का 30। अब 3 को अलग कर दिया है, ये हो गए 3, एक गुणनखंड तो 3 ही हो जाएगा। अब इसको केवल पकड़ो, 5 छक्का 30 गुणा करने पर क्या आया 30। अब इसको यहाँ पर 1 है एक तरीके से, तो हमें ऐसा करना है, 1 को इस फॉर्म में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 30 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। तो वो यही दो नंबर है, 5 छक्का 30 हो जाएगा और 6 में 5 को घटा देंगे तो 1 मिल जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं 5x स्क्वायर 5x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सॉरी 5x स्क्वायर, तभी तो ये x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 6, ये माइनस का 6 उतार लिया। ठीक, इस x स्क्वायर को हमने इस फॉर्म में तोड़ दिया है, यानी 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, ये घट जाएगा, आपका केवल x स्क्वायर बचेगा। तो अब यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा, x स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। x स्क्वायर एक ब्रैकेट में और अंदर क्या होगा 5x स्क्वायर प्लस 6। ठीक, अब यही सेम टू सेम हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 5x स्क्वायर प्लस 6 और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखो ये 5x स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस 5x स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर में जब 5x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा माइनस का 1। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कॉमन मिल जाए उसको बाहर कर लो, x स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में कर लो, दूसरे ब्रैकेट में 5x स्क्वायर प्लस 6 कर लो, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ पर 1 की जगह 1 स्क्वायर कर सकते हैं, तो एक तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलते हैं तो x प्लस 1 यानी a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और ये आपका ऑलरेडी जो दे रखा है इसको लिख लिया। तो इस तरह ये आपके गुणनखंड निकल के सामने आ चुके हैं। तो इस तरह आपने देखा, इस तरह ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी कोई समस्या ना आए, अगर कभी समस्या आती है तो तुरंत इसको आप दोबारा देखिए और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे 10 क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो निश्चित रूप से ये आपके 12 नंबर तो कहीं नहीं गए, 12 नंबर पक्के हो गए। और लास्ट में आपके लिए फिर से बता दूं, ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर नीचे कमेंट में बताइए, क्या आंसर आ रहा है नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।